जो ये बात करना छोड़ दी है, उसी कमी को महसूस करते हुए हमने बस स्टार्ट लिया और आज उसका पहला शो है जो हम एक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है आओ बात करते हैं। शुमाइला रहमत हुसैन गुलकारा हैं, म्यूज़िक कंपोज करती हैं और म्यूज़िक को डायरेक्ट भी कर रही हैं। अभी हाल ही में इनका एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च हुआ है गुलमोहर से। इनके शौहर और शुमाइला ने मिलके इसको एल्बम को बनाया है। तो अनील हमें ज्वाइन कर रहे हैं गिटार पे, शुमाइला का साथ देंगे। अनील भी म्यूज़िशन है, अभी आबदा परवीन जी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उनका म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहे हैं। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में भी सीज़न 3 में टॉप 5 बैंड्स में रहे हैं और इनका अपना बैंड है डीजावू के नाम से। शुमाइला आप बताएं कैसा सफ़र रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और अभी क्या चल रहा है, आप बताएं प्लीज़। तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं पिछले मैं 15 दिन से पाकिस्तान में हूँ। मेरी एल्बम लॉन्च हुई है गुलमोहर से और एक लाहौर में उसका लॉन्च रहा, एक इस्लामाबाद में और एक अभी एक लॉन्च ही है ये भी सजाद की तरफ। तो मैं इतनी ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरा और सजाद का जो सफ़र है वो तो आर्ट्स कॉलेज से है। तो मैंने बैचलर्स किया है पेंटिंग्स में और सज्जाद मुझसे शायद 2 साल सीनियर, लेकिन हमने कभी सज्जाद को सीनियर नहीं समझा और हमने इनको हमारी रैगिंग करनी चाहिए थी लेकिन वो हमने की ये शर्फ हमें हासिल हुआ। तो वो है। दूसरा ये है कि मैं अपने आप को लेके बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं हूँ और लेकिन मैं अपने काम को लेके बेहद संजीदा हूँ और वो आप मेरा काम सुनिए और अब अपने बारे में मैं क्या बात करूँ, मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आर्ट कॉलेज से आके आपने म्यूज़िक चुना, पेंट भी आप करती रहीं, म्यूज़िक चुनने की कोई वजह? यार म्यूज़िक चुनने की ये वजह थी कि मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पेंटिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे पेंटिंग में मज़ा आ रहा था। करने में पेंटिंग गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कुछ करने जाते हैं बड़े शौक से कि मुझे पेंटर बनना है, और मैं पेंटिंग कर लेती थी। जब एक स्कूल गई, वहाँ पे कॉलेज था पेंटिंग का, तो वो कर रही थी, साथ साथ वहाँ पर म्यूज़िक भी हो रहा था। तो मैंने जब देखा कि हाँ यार इसको सीख सकते हैं उस तरह से, तो एक ग्रुप आया हमारे कॉलेज में, मैरी विल्सन द सुप्रीम। तो वो मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई और उस वक्त बहुत चंचल सी होती थी मैं, जो मैं अभी हूँ। तो वहाँ जाके मैंने खूब म्यूज़िक एक्सप्लोर किया, लोगों से मिली। वहाँ पर एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग हो रही थी, वो हमने ली। फिर वो उनको पता नहीं क्या सूझी कि वो फिर हमें हर साल वहाँ ले जाते थे और हर साल मैं वहाँ जाके जो है वो म्यूज़िक का कुछ ना कुछ सीखती थी। और फिर जब पाकिस्तान आती थी तो थोड़ी सी परेशानी भी होती थी कि वहाँ कुछ और तरीके से म्यूज़िक को ले रहे हैं लोग, यहाँ पे एक और तरीका है। लेकिन वो करते कराते फिर गाने बनाती रही, कंपोज करती रही, और ये सारा सिलसिला होते होते मैंने एक एल्बम बनाई जानी, और उसके बाद ये मेरी दूसरी एल्बम है। इसके अलावा अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने बारे में और क्या बात करूं। तो ये मेरा सफ़र आर्ट्स कॉलेज से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, चल रहा। जानी जो इनका पहला एल्बम था, वो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था जॉन एलिया साहब को। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जॉन एलिया क्योंकि मैं ख़ुद शायरी करता हूँ और जॉन एलिया एक बहुत डिफरेंट शायर हैं, तो आपने उनको चुना, तो वो एक कैसा सफ़र था, कैसा एक्सपीरियंस था? जॉन एलिया पहली गज़ल जो मुझ तक पहुंची उनकी वो थी आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। तो वो मैंने कंपोज़ की, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई कि ये बिल्कुल एक गुफ्तगू भी है और गज़ल भी है और कॉम्पैक्ट भी है बहुत ज़्यादा और खुली भी है। तो ज़रा मुश्किल तो थी, तो मुझे उस वक्त मज़ा आ रहा था उसको करने में। तो इसी तरह फिर दूसरी गज़ल, फिर तीसरी गज़ल, फिर करते करते मुझे लगा कि यार इसकी एल्बम होनी चाहिए। तो मैंने फिर 10 गज़लें जो हैं वो कंपोज़ की। साथ में कुछ और भी चीज़ें चल रही थी, वो भी इसमें हेल्प आउट कर रही थी। लेकिन
इससे पहले मैंने फैज़ साहब की 4 गज़लें कंपोज़ की थी और गालिब की एक गज़ल कंपोज़ की थी जो मंटो फ़िल्म के लिए मैंने कंपोज़ की थी आज से कोई 10 साल 11 साल पहले। और कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने कंपोज़ की। लेकिन फिर मुझे जानने की या लोगों ने जॉन एलिया को जिस तरह से गज़ल के ज़रिए जाना, वो शायद जानी एल्बम ही थी, जो मैंने 2021 में रिलीज़ की। लेकिन उस पे काम मैंने कोई तकरीबन 5 से 6 साल उस पे लगा। तो वो भी एक प्रोसेस ही था उसको भी करना इस तरह से। जानी एल्बम का हम शुमाइला से कुछ सुनना चाहेंगे और शुमाइला आप क्या सुनाना चाहेंगी जानी एल्बम का? जानी एल्बम से कुछ सुनना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। जो कि हमारे टाइटल के हवाले से है, आओ बात करें। तो जॉन एलिया साहब ने भी एक थी यूं ही बातें, तो उसका एक ट्रैक है शुमाइला का। अभी क्योंकि इसकी तैयारी मैंने उस तरह से की नहीं थी, लेकिन गाना पड़ रहा है। इसको हम जी शाप से देख लेते हैं। इसके लिए आती कैसा दिल और इसके क्या गम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी। उससे अब कोई बात क्या करना, उससे अब कोई बात क्या करना। खुद से भी बात कीजिए कम कम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी। कैसे आखिर न रंग खेले हम, कैसे आखिर न रंग खेले हम, दिल हो रहा है जानम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी, यूं ही बातें बनाते हैं हम जी। यूं ही बातें बनाते बनाते बात बन गई, फराज भी आ गए। फराज इनके शौहर का नाम है, पार्टनर मेरे पार्टनर भी हैं। तो और म्यूज़िक की क्या बातें बनी, म्यूज़िक का सफ़र कैसे आगे चला? असल में जो म्यूज़िक की बातें बनी वो तो इतनी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है जो मैं शेयर करूं, लेकिन वैसे जो हमारा जो ताल्लुक़ है एज अ पार्टनर, और ये हम बिज़नेस भी हमारा साथ में ही है, स्टूडियो भी एक ही है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है मेरे ख़्याल से। और ये भी तो पहली जो गज़ल जॉन एलिया की कंपोज़ मैंने की थी वो फ़राज़ की पहली रिफ़ थी, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, तो उस पे ही मैं वो कंपोज़ कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी एल्बम के अंदर, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, पूरे का पूरा हाथ ही फ़राज़ का है। तो इस तरह से ये हुआ, सब सफ़र शुरू हुआ।
और अभी तक है, इसकी हैरानी है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सफ़र माशाल्लाह चल रहा है और हमारी दुआएं हैं कि चलता रहे और तायाद आप दोनों साथ रहें। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपका फिल्म में भी आपने सॉन्ग किए और आपने ड्रामास के लिए भी किए, तो कैसा दोनों का एक्सपीरियंस रहा? फ़र्क कैसा है आपके लिए, कैसा रहा तजर्बा? ड्रामे के जितने मैंने गाने किए वो ज़्यादा किए हैं, मतलब प्रोड्यूस भी ज़्यादा किए हैं, कंपोज भी ज़्यादा किए हैं, गाए भी ज़्यादा हैं, लेकिन समहाउ मुझे मज़ा फ़िल्म के गाने में आया। और एक फ़िल्म थी आज़ाद, जो अभी पिछले 3-4 साल पहले रिलीज़ हुई, उसमें फिर मंटो फ़िल्म के लिए मैंने गाने किए। फिर फ़िल्म थी सेंटिमेंटल जो रिलीज़ नहीं हो सकी, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत बहुत बड़ा था। मतलब फ़िल्म एक बड़ी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। और उसका सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर उस पे निकलते हैं आप, अगर, क्योंकि फ़िल्म के अंदर जो गाना है वो अपने आप में एक फ़िल्म है, मतलब सिचुएशन का जो गाना है, तो वो सिचुएशन आपको मिलती है और फिर सिचुएशन के में आप खेलते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि एज अ कंपोज़र, एज अ सिंगर, एज अ प्रोड्यूसर मार्जिन ज़्यादा होता है काम का, कुछ कुछ नया करने का, कि अगर ये सिचुएशन है तो मैं इस सिचुएशन को कैसे दिखाऊं। तो वो है। बाकी जो ओएसटीज़ हैं वो तो एक एक स्टोरी लाइन हमें दी जाती है कि भाई ये कहानी है और इसके गिर्द कुछ, तो जो लिखा हुआ आता है या मैं कुछ लिख लेती हूँ तो एक गाना बन जाता है, जो कि ओवरऑल एक पूरे ड्रामे के ऊपर होता है। तो वो कहीं बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सारे ड्रामे नहीं, कुछ कुछ ड्रामे जो हैं वो होते भी हैं और कुछ नहीं होते। तो वो दोनों में मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि दोनों में आपने म्यूज़िक ही करना है, लेकिन ज़्यादा मज़ा फिल्म में आया मुझे। फिल्म में भी आपको जो शायर जिनके आपने गाने गाए, लेकिन जो आप अपनी एल्बम के लिए शायरी सिलेक्ट कर रही हैं, वो मुझे तो बहुत फ़र्क लगती है। क्योंकि जैसे अभी आपने सेकंड एल्बम में अली अब्बास ज़ैदी साहब को गाया, तो अली अब्बास ज़ैदी मेरे लिए भी बहुत नए शायर हैं। तो आप तक कैसे पहुँचे, आपने चुना, या ये सफ़र कैसा रहा? अली अब्बास ज़ैदी साहब के बारे में बताएं। अ, मेरी एल्बम रिलीज़ हुई थी जानी, और उसके बाद मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि अली अब्बास ज़ैदी मेरे वालिद साहब हैं और वो शायर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कंपोज करें। तो वो इट्स अ प्रोजेक्ट जो मेरे पास आया। तो मैंने कहा मुझे किताब भेजें, उन्होंने किताब भेजी, मैंने वो किताब पढ़ी। तो वो उसमें से कुछ गज़लें मैंने, मतलब पहली गज़ल जिस पे मैं रुकी, तो वो मैंने जब कंपोज़ की, उन्हें मैंने कहा आप ये सुन लें कैसी है। तो उन्होंने सुनी, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि 6-7 गज़लें आप कंपोज़ करें। तो फिर हमने 6 गज़लें उसमें से मैंने चुनी। और उसके अलावा 2 वर्जन्स थे उसके ऐसे, जो मैंने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन की, जय सिंह के साथ, वो एक स्टोरी टेलर हैं, और बहुत मज़े की कहानियाँ उन 2 गज़लों के अंदर उन्होंने सुनाई। तो हमें 2 वर्जन्स फिर उसके बनाने पड़े एक तरह से। तो इस तरह से मैं अली अब्बास ज़ैदी तक पहुँची। और दूसरा सवाल आपका ये था कि मतलब फ़िल्मों का म्यूज़िक अलग है और ये जो इस तरह का मैं काम करती हूँ अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं गज़ल ही करना चाहूँगी, एक अलग तरीके से, कंटेम्प्रेरी जो गज़ल है। मतलब बाजे से हट के जो गज़ल है, मैं उस तरह से गज़ल कंपोज़ करना चाहती हूँ, और वो मैं कर भी रही हूँ। और मज़े की बात ये है कि आप लोग सुन भी रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाती हूँ, शायरी को ज़्यादा जान पाती हूँ, शेर को खोलती हूँ मैं कई कई तरीक़ों से। तो उसका एक अलग मज़ा, उसकी एक अलग हैरानी है, जो मुझे महसूस होती है। तो इसके अलावा आगे क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक स्पेसिफ़िक शायर ही हो और मैं 6 गज़लें या 8 गज़लें ही बनाऊँ। वो हो सकता है कि कोई ऐसी ही कोई रैंडम चीज़ हो जो कोई पढ़ रहा हो और मैं उसे कंपोज़ कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वो शायरी का ताल्लुक सोच से है। अब वो सोच कैसी आ रही है, वो मुझ तक कैसी पहुँच रही है, मुझे कितना मज़ा आ रहा है, मैं उसको किस तरह से देख रही हूँ, मुझे कितना जानने को मिल रहा है। तो ये लालचें भी हैं मेरी, जानने वाली भी। तो तो उस तरह जो चीज़ें होती जाएँगी फिर हम उसे करते जाएँगे। गुलमोहर मेरे लिए भी एक नया फूल है। तो गुलमोहर का उन्वान किसने चुना? ये अली अब्बास ज़ैदी साहब का है या ये आपका है एल्बम का जो ये उन्वान है? गुलमोहर असल में मैंने खुद पहली दफ़ा देखा फूल, उससे पहले मेरी फ़ैसिनेशन में था, इमेजिनेशन में था, और शायरी में मैंने पढ़ा था, सुना था।
और शायद कभी आँखों से गुज़रा भी हो और मैंने उस तरह से ना देखा हो। लेकिन जब मैं ये एल्बम कर रही थी, तो मैंने कहा मैं कोई ऐसा नाम नहीं रख सकती जो पूरी एल्बम में से किसी एक गज़ल का मैं एक नाम रख दूँ। वो रिलेट भी करना चाहिए पूरी एल्बम के प्रोसेस से जिससे मैं गुज़री हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि अब क्या नाम होगा इसका, अगर तुम्हें आइडियल सिचुएशन मिलती तो तुम ये गज़लें किस तरह से कंपोज़ करती? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं गुलमोहर के दरख्त के साए में मैं इसको कंपोज़ करती इन गज़लों को। तो वो फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब गुलमोहर का दरख्त तो मुझे देखना है, कि वो एकदम से मुझे भी महसूस हुआ कि यार ये मुझे देखना चाहिए। तो मैं बस एक लॉन्ग वॉक पे निकली और सोच ही रही थी अभी कि दुबई में कैसे मैं ये दरख्त ढूँढ पाऊँगी। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा था कि जिस पार्क में मैं गई वॉक करती हुई, वहाँ पे सबसे पहला दरख्त गुलमोहर का था और जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे सारे ही दरख्त गुलमोहर के थे। तो फिर मैंने नहीं चुना, वो गुलमोहर ने मुझे चुना। तो फिर और थोड़ी रिसर्च उस पे बढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये शिद्दत में खिल रहा है ये फूल, तो इसका अपना नखरा है, इसका एक अपना अंदाज़ है। तो वो अंदाज़ मुझे अच्छा लगा, समहाउ मुझसे रिलेट भी कर रहा था, मेरे काम से रिलेट कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये कहीं कुछ जो है वो गुलमोहर से ही है। तो फिर यही फिर उसका नाम हो गया। बहुत अच्छा। इसका जान के बहुत खुशी हुई कि इसकी जो इंस्पिरेशन आपकी थी और वो आपको मिला और आपने उसको फुली इंजॉय किया। हाँ। तो क्यों ना इस एल्बम से गुल मोहर से कुछ एक एक गज़ल हो जाए। और मेरा ख्याल है कि हमारी जो दोस्ती है उसमें एक ट्रैक ऐसा भी है रफ़ीको, तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। हम तो बस सूखे हुए फूलों को चुनते हैं, हम तो बस सूखे हुए फूलों को चुनते हैं। अगली फसलें गुल के बीच उन्हीं के पास होते हैं। रफ़ीको 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 टपकते रहते हैं पानी के कतरे खाली बर्तन में, टपकते रहते हैं पानी के कतरे खाली बर्तन में। ना 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 ना, अब भी ढूंढा करते हैं रफ़ीको रफ़ीको रफ़ीको। रफ़ीको रफ़ीको। आप लोगों को कैसा लगा ये, स्पेशली जो दोस्तों पे ये है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? तालियां बता रही हैं आपकी। रंगों से जब आप खेलती थी पेंटिंग करते करते, तो अब जब ये सुरों से आप खेल रही हैं तो क्या फ़र्क लगता है कैनवस पे रंग उतारना और हवा में सुर बिखेरना, कैसा फ़र्क है? मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये एक ही है, लेकिन मतलब हमने इसको अलग कर दिया है। अब मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद मैं एक तरफ पेंटिंग भी बना रही होंगी और शायद हो सकता है एक तरफ मैं गाना भी बनाऊं, और वो क्या एक्सपीरियंस होगा वो
क्या निकलेगा उसके अंदर से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं अगर जब पेंटिंग की तरफ जाती हूँ तो फिर मैं गाना छोड़ देती हूँ उस लम्हे के लिए, और फिर जब मैं गाने की तरफ आती हूँ तो फिर पेंटिंग नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ये मुख्तलिफ भी है और कहीं ना कहीं ये एक साथ जुड़ा हुआ भी है, ऐसा है। तो ये पूरी कंसंट्रेशन इसके क्राफ्ट पे पूरा अबूर आपका होना ज़रूरी है, लेकिन वो होता प्रोसेस के साथ ही है, वो एकदम से मतलब मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो अभी क्योंकि मैंने गाने को ही अपना करियर भी चुन लिया और फिर उसी को प्रैक्टिस करती रही, तो वही रोज़गार भी बन गया और ज़रिया माश भी वही है, तो वो फिर उसी को में ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। तो पेंटिंग कहीं पीछे रह गई, लेकिन मतलब मैंने उसे छोड़ा नहीं है। तो मैं तुम्हें ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि वो है वो मतलब हम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप का जो एक पेंट करने का जो एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने देखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा था, तो उसको भी कभी जारी रखना। कुछ और क्या चैलेंजेस आए इस एल्बम के, कुछ वो आप शेयर करना चाहें? चैलेंजेस तो मतलब गज़ल हो या कोई भी गाना हो, शायरी है और उसको मैं पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, तो चैलेंजेस तो हैं। लेकिन रफ़ीक़ों में मुझे आया, क्योंकि मुझे रफ़ीक़ों एक ऐसा लफ्ज़ था जो अभी तक शायद हुआ होगा इस्तेमाल, मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि अभी तक ज़रा सख्त लफ्ज़ है कि रफ़ीक़ों मतलब दोस्तों उठो बात करो। तो इसको गाने में रिदम में लाया जाए, ये अच्छा भी लगे, ये कानों को भी अच्छा लगे, आपको मज़ा भी आए, बात भी पहुंच जाए, उसको मैं किस तरह देखूं? तो उसको मैंने तरह तरह से करके देखा। तो यहाँ कहीं बात ठहरी तो उसमें वक्त गया, और वक्त ही होता है आपके पास, और तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो वो जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक दुख भी हो रहा होता है, लेकिन जब आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए आप दौड़ रहे होते हैं, तो फिर आप कहते हैं ठीक है, वो ज़ाया नहीं हुआ, मतलब हमने सही वक्त लगाया। तो रफ़ीक़ों में ऐसे चैलेंजेस मुझे आए, और बाकी गज़लें भी वैसे ही, उनको मैंने एक अलग तरह से देखा। जैसे आपने बताया कि बात बढ़ी और आपने रफ़ीक़ों पे बहुत किया काम। इस एल्बम में एक ट्रैक ये भी है, बात को बढ़ने ना दो। हाँ, बात को बढ़ने ना दो। तो हम ये बात करें कि आओ बात करते हैं, और उसके अब बात को बढ़ने ना दी जाए। हम तो चाहते हैं कि बात बढ़े आगे और बढ़ती रहे, और तो आप कुछ वो उस ट्रैक पे हमें कुछ बताएं कुछ। असल में ये इस तरह से है कि बात को बढ़ने ना दो, हद्दे अदब रहने दो, चंद अल्फाज को तशरीह तलब रहने दो। यानी कि वो उसको फिर बाद में लोग उस पर बात करें, कुछ बात को आप बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। अब शायर ने ये अपनी महबूबा के लिए लिखा है, या मैंने इसको किस तरह देखा है, या लोग इसको किस तरह से देखते हैं, वो फिर बात और खुलती जाती है आगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आओ बात करें, वो तो ठीक है, ये तो सादा बात है, हो रही है बात, हम कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक अलग तरह से वो एक मतलब बात को बढ़ने ना दो में भी वो यही कह रहे हैं कि ताल्लुक़ रखो। अब जब ताल्लुक़ रहेगा तो उसमें बात भी होगी, वो बग़ैर बात के तो नहीं होगा। आप महसूस तो करेंगे, लेकिन कितनी देर। हमारी कम्युनिकेशन भी लफ्ज़ों के ज़रिए हो पा रही है, बात की वजह से ही हो पा रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं हम ट्रैक सुनाएं या जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप ये गा के बताएं। बात को बढ़ने न दो, बात को बढ़ने न दो, हद्दे अदब रहने दो, चंद अल्फाज को तशरीह तलब रहने दो, बात को बढ़ने न दो। इतना काफी है कि दोनों ने मोहब्बत की है, इतना काफी है कि दोनों ने मोहब्बत की है। अब ये तहकीके हसब और नसब रहने दो,
बात को बढ़ने न दो, बात को बढ़ने न दो, हद्दे अदब रहने दो, चंद अल्फाज को तशरी तलब रहने दो, रहने दो, रहने दो, बात को बढ़ने न दो। इसमें एक शेर है वो मुझे शायद ज़्यादा पसंद है। आज रूठे हो तो कल फिर कहीं मिलने के लिए, आज रूठे हो तो कल फिर कहीं मिलने के लिए, दिल के एक कोने में कोई तो सबब रहने दो, बात को बढ़ने न दो, हद्दे अदब रहने दो, चंद अल्फाज को तशरी तलब रहने दो, रहने दो, रहने दो, बात को बढ़ने न दो। हम तो चाहते हैं कि बात बढ़ती रहे और आगे से सफ़र चलता रहे। बात को बढ़ने न दो से मुराद यही है कि बात बढ़े। तो बात बढ़नी चाहिए और बात के साथ साथ ये मुलाकातें भी बढ़ती रहनी चाहिए। आपका सफ़र पाकिस्तान का चलता रहना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन आप सेटल्ड दुबई में हैं, तो कैसा लगता है बाहर से बैठ के अपने मुल्क को देखना और उसके लिए काम करना, और यहाँ रह के क्या चैलेंजेस है आपके लिए? मुझे लगता है कि दुबई जाके मैंने शायद पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा है और महसूस किया है कि जो हो रहा है, जैसे एज एन आर्टिस्ट आप अगर महसूस नहीं कर पा रहे कि सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और क्यों हो रहा है, तो आर्ट बाहर मुझे लगता है नहीं आ सकता। तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा गौर से देखा है दूर से बैठ के। जब मैं पाकिस्तान में थी तो शायद चीज़ें तकलीफ़ ज़्यादा पहुंचा रही थी और बात बहुत हो रही थी, लेकिन काम उस तरह से मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर शायद दुबई ने भी मुझे ही चुना होगा, लेकिन जो मुझे जो अच्छी बात दुबई की लगती है वो ये है कि वहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे महसूस होती है, जो मुझे अपने अफसोस की बात है कि अपने मुल्क में नहीं होती। लेकिन मुझे हॉल भी पड़ते हैं हर 6 महीने के बाद कि मुझे पाकिस्तान जाना है। मैं पाकिस्तान आती हूँ, मेरा ज़्यादातर जो काम है 90% काम मैं पाकिस्तान के लिए ही कर रही हूँ। तो मैं वहाँ रहूँ या मैं यहाँ रहूँ, मेरी जो कोर है और मेरी जो बेस है वो तो ये ज़मीन ही है, ये मिट्टी है जिससे मैं पैदा हुई हूँ। और मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी मुल्क की ही रहूँगी, चाहे मैं कहीं पर भी गाने बना रही हूँ। बात वो होनी चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं जिस मुल्क में भी रह के करूँ। ये मुलाकातें चलती रहें, और मुलाकातों पे ही आपका एक और इस एल्बम की गज़ल भी है, मुलाकातें। तो आप सबकी तालियों में एक अगली गज़ल मुलाकातें। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी, कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सके बातें बहुत अच्छी लगी। ता तारा तारा ता ता तारा तारा ता, उसकी हमराही
अच्छी लगी ता तारा तारा ता ता तारा तारा ता कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी हमें आपकी ये शरारतें अच्छी लगी। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ आपके पहले एल्बम के भी और ये एल्बम के भी गाने जो गज़ल्स हैं मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ। और क्या लगता है कि जो ये सफ़र है आर्ट्स का या तख्लीक का, ये एक आर्टिस्ट के लिए, एक हसास इंसान के लिए कितना ज़रूरी है कि इससे जितना जल्दी हो जाए आसानी पैदा करे और अपने काम में बेहतरी लाए। और जैसे मैंने आपके काम में देखा है कि बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स, शायरी बहुत सिलेक्टिव, तो ये क्या वजह है? एक तो मेरी शायद अपब्रिंगिंग कह लें, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मा, जिनका हिस्सा हूँ मैं, तो वो उस तरह का माहौल मैंने अपने घर में, एक कम्युनल सिस्टम देखा, एक अलग तरह का सिस्टम कि पढ़ना है, खाना पीना है और घूमना है, सवाल करने हैं, बातचीत करनी है, लोगों से प्यार करना है। तो ये बेसिक पे सिखाया जाता था हमें मेरे घर में। तो एक तो ये वजह है कि दूसरी, मुझे मटीरियल में शायद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, उतनी ही है कि जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना मुझे लगता है कि होना चाहिए। और फिर जिस सिस्टम में आप सर्वाइव कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वो आपकी ज़रूरत बन भी जाती है। तो वो है। और जो आर्ट का मुझे काम है वो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन दे रहा होता है, क्योंकि आप कंपोज़र का जो काम होता है बेसिकली वो कंपोज करना होता है, चीज़ों को कंपोज करना। तो वो जैसे एक मुजस्मा साज, आप तो मुजस्मे बनाते हो, तो उसमें जैसे एक बहुत बड़े मुजस्मा साज से पूछा गया कि ये मुजस्मा तुम कैसे बनाते हो, उसका क्या तरीका है? तो उसने कहा कि मैं तो बस जो फालतू चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ, तो बीच में से एक मुजस्मा निकल आता है। तो कंपोज़र का भी मुझे यही काम लगता है कि वो जो चीज़ें उसे लगता है कि यार ये मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो उस पहुँचने में जो ये चीज़ें थीं उनको किसी तरह हटाया जाए और वो बात की जाए जो थोड़ी लेयर्ड हो, जो कि पीछे से ही आ रही है बेसिकली। तो वो कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पर इतना वक्त आपका जाता है कि आप बाकी चीज़ों की तरफ आपका फिर उस तरह से ध्यान नहीं होता। और वो जो मिनिमल चीज़ आपको लग रही होती है ना कि इसमें तो इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत कम है, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल काम है असल में करना। भरना तो बहुत आसान है, मतलब आप भर सकते हैं उसे बहुत आसानी से। जैसे 4 सच्चे लोग जमा करना मुझे लगता है दुनिया का मुश्किल काम है। आप 1000 झूठे जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे वहाँ पे। तो अब इससे ज़्यादा मैं इस पे क्या बात करूँ। तो और दूसरा ये कि मज़ा बहुत आता है ढूंढने में ये चीज़ों आप का ना। कहीं इस महफिल के बारे में तो नहीं बात कर रही? नहीं, मुझे तो महफिल ही मुझे यही पसंद है कि मतलब 2 लोग भी अगर मुझे सुन रहे हैं और वो दिल से सुन रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, मतलब मुझे ये बात पसंद है कि बजाय मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो सुन ही नहीं रहे, वो सिर्फ लग रहा है कि वो सुन रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम ये देखें ना, ये हो रहा है। तो वो तो हो रहा है, हो तो हर चीज़ रही है, लेकिन क्या आप उसे कर रहे हैं, बात ये है। तो अभी तक के सफ़र में क्या आपको लगता है कि क्या आपकी मेजर अचीवमेंट है और क्या आपने खोया है? मैंने खोया तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है उस तरह से। अब वो जो कुदरत आपसे चीज़ें ले लेती है वो तो ले ही लेती है, हर हिसाब से ले लेगी वो आपसे।
तो उसको मैं शायद उस तरह खोना नहीं कहती, लेकिन जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं वो एक तकलीफ़ दह चीज़ है जो आखिर तक आपके साथ रहेगी, कि वो इंसान जिसने आपको पैदा किया वो अब आपके साथ नहीं है। तो वो एक तकलीफ़ है जो मैंने देखी है और जो मैं हर रोज़ महसूस करती हूँ, वो कमी जो अब आपके साथ नहीं है, और उसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी जितनी भी है अब आगे वो आपने उसके साथ गुजारनी है। और पाया ही पाया है मैंने तो अभी तक, मतलब मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, जिसमें मुझे हैरानी मिल रही है, जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, जिसमें मुझे उदासी भी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, तो वो मैं कर रही हूँ। और मैं जब लोगों को देखती हूँ कि वो सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पा रहे, तो फिर मैंने तो पाया ही है एक तरह से। तो ये है, मुझे रोक दिया करें, मैं बस बोलती जाऊँगी। नहीं, अच्छा है, आप बोलती रहें, हम भी आपको सुनना चाहते हैं। अली अब्बास ज़ैदी साहब का एक गज़ल जो आपने गाई, खो रहे हो, और जो अभी आपने पाने की बात की, तो इनका रिलेशन क्या है, आप क्या समझती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे वो गज़ल थी कि निशां जो उल्फतों के धो रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या खो रहे हो, और अभी तो मंजिलें हैरान करेंगी, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि वो जैसे आज की बात है कि लोग हैरान होने से डरते हैं, उनको लगता है कि यार हमें हमें परमानेंट एक चीज़ चाहिए, और ये बात को समझ पाना या जानना या उसको सोच भी पाना, मुझे लगता है कि इस दौर में या हर दौर में एक आम इंसान के लिए मुश्किल चीज़ रही है। वो इतनी चीज़ों से जूझ रहा होता है जो सिस्टम ने उसे दी हैं, वो चाहता है कि कुछ परमानेंट हो जाए, बस सब कुछ, और सब कुछ मिल जाए मुझे, और सब अच्छा अच्छा हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस गज़ल ने, मैं इस पे मतलब इस पे इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। तो मैंने जब ये गज़ल आँखों के से गुजरी मेरे पास से, तो मैंने कहा यार इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसको हर इंसान वैसे ही समझे जैसे मैंने समझा है या जैसे शायर ने समझा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ख़ित्ते का जो जितने भी लोग हैं, वो चाहे शायरी समझें या ना समझें, वो उसको महसूस ज़रूर करेंगे, क्योंकि शायरी समझ ना भी आए तो आप उसे महसूस करते हैं, वो पहुंच जाती है किसी ना किसी तरह आप तक, और उसके बाद फिर आप उसको समझने भी लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो फिर इस तरह से ये वजूद में आया गज़ल। क्योंकि ये महफ़िल इसको हमने बर्खास्त करना है, तो हम इसी ट्रैक से आपकी इसको बर्खास्त करेंगे कि हम जैसे आपको इस, वैसे तो नहीं कभी खोएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस महफ़िल को के बाद हम आपको खो रहे हैं, तो इससे आप नहीं आप बिल्कुल नहीं खो रहे हैं भाई मुझे। ये गज़ल मैं इसलिए अभी नहीं सुनाना चाहूँगी कि इसको हमने उस तरह से तैयार आज के लिए नहीं किया था, लेकिन इस तरह से मुझे हैरान जो है वो सज्जाद ने तो करना होता है ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो आर्टिस्ट करता है कि भाई वो करो जो तुमने नहीं किया तैयार, उसको तुमने करना है। तो मैं शायद इसको वैसे ही बगैर गिटार के आपको 2 लाइनें सुना देती हूँ। निशा जो उल्फतों के धो रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या खो रहे हो। निशा जो उल्फतों के धो रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या खो रहे हो। ये मैं इतना ही सुनाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। शोभा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और अहील आपका शुक्रिया, आप सब मेहमानों का शुक्रिया, आप सब ने वक्त निकाला हमारे लिए। चूँकि ये हमारी पहली महफ़िल है इस टाइटल की, इस प्रोग्राम की, आओ बात करें, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हर वीक एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, नए चेहरे के साथ, नए पर्सनालिटी के साथ। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका, अनीला आपका, आप सब मेहमानों का, इसमें मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह।